हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है निम्न पुरापाषाण काल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी अब हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं और पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि कैसे निम्न पाषाण काल के औजार या उपकरण थे, फिर कैसे अगले काल में इनमें चेंज आता है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेगा कि क्या आपको किसी काल विशेष से संबंधित उपकरणों की जानकारी है या नहीं, और इसके साथ साथ क्या आपको उन स्थलों की भी पता है जहाँ पे ये उपकरण मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पाषाण युग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस काल में मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाषाण से बने उपकरणों का यानी पत्थर से बने औजारों का उपयोग करता था। इसीलिए हम लोग इसको पाषाण काल कह रहे हैं। फिर पाषाण काल को भी हम लोगों ने फर्दर डिवीज़न किया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल, जिसे हम लोग पैलेलिथिक एज भी लोअर पैलेलिथिक एज भी कहते हैं, उसके अंदर हम लोग टूल्स के टाइप और उनसे रिलेटेड साइट्स को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर पैलेलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण काल में हमें 2 प्रकार की पाषाण उपकरण संस्कृतियों को देखने को मिलता है, जिसमें पहली है सोहन संस्कृति और दूसरी है एशुलियन संस्कृति। अब यहाँ पे ये जो संस्कृति वर्ड आ रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आज के टर्म में जो हम लोग संस्कृति वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो उसका मीनिंग अलग है। ये जो संस्कृति वर्ड है इसका हम लोग यूज़ पुरातत्व के संबंध में कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब एक ही तरह के टूल्स यानी औजार अगर विभिन्न स्थलों से मिल रहे हैं तो हम उन्हें एक ही संस्कृति से संबंधित बना देते हैं। ठीक है, तो सोहन संस्कृति और शिलन संस्कृति। तो सोहन संस्कृति के जो उपकरण है, पाषाण उपकरण, वो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सोहन नदी, इसके पास मिले हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा है, सोहन संस्कृति। अब इस संस्कृति में जो हमें उपकरण मिले हैं वो बिलौर पत्थर यानी पेबल्स के बने हुए होते थे, और इन पत्थरों का यूज़ करके मानव 2 प्रकार के टूल्स बनाता था, जिनको हम लोग चॉपर और चॉपिंग कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता था कि चॉपर जो होता था वो एक मुखी यानी यूनिफेशियल, और चॉपिंग 2 मुखी यानी बाईफेशियल होता था। और इन्हीं को हम लोग कोर उपकरण भी कहते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कोर उपकरण का संबंध कौन से काल से है, तो आपका जवाब होना चाहिए निम्न पुरापाषाण काल से। अच्छा, ये बिलौर पत्थर क्या होते हैं, पेबल्स? आप कभी नदी के किनारे जाएं तो वहाँ पे आपको गोल गोल पत्थर जो दिखते हैं वही बिलौर पत्थर या फिर पेबल्स होते हैं। देन सेंट एशुलियन संस्कृति से जो रिलेटेड टूल्स हैं उनको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एशुलियन संस्कृति क्या है। तो फ्रांस में एक प्लेस है सेंट एश्यूल, वहाँ से हमें हस्त कुठार यानी हैंडेक्स मिले हैं। अब यहाँ हस्त कुठार का जब बात कर रहे हैं तो आपको आज की टर्म में जो कुल्हाड़ी है वो ध्यान में आनी चाहिए, बट उसमें हमें एक ध्यान माइंड में रखना चाहिए कि आज की जो कुल्हाड़ी है उसके अंदर लकड़ी का हत्था लगा होता है, बट उस टाइम पे लकड़ी के हत्थे की जगह मानव अपने हाथ से कुल्हाड़ी को पकड़ के यूज़ करता था, इसीलिए इसको हस्त कुठार कहते हैं। ठीक है, तो एशुलियन संस्कृति के जो पहले एविडेंसेस हैं यानी हैंडेक्स मिले हैं, हस्त कुठार मिले हैं, वो फ्रांस में मिले थे पहली बार, और इसीलिए हम इसको सेंट एशुलियन संस्कृति या कल्चर कहते हैं। फिर इसे भारत के टर्म्स में कई बार मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता था, क्योंकि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहते थे। लेकिन बाद में इस हस्त कुठार हमें नॉर्थ इंडिया से भी मिले, तो इसको हमने मद्रासी संस्कृति कहना बंद कर दिया। अब उनके मित्र थे विलियम किंग, उन्होंने अतिरप्पक्कम से भी निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को खोजा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में सोहन संस्कृति और एशुलियन संस्कृति को अलग अलग समझा जाता था, बट जब नॉर्थ इंडिया से भी हस्त कुठार पाए गए तो हम लोगों ने ये विचार को त्याग दिया
कि हस्त कुठार बनाने की जो यूनिकनेस थी वो सिर्फ मद्रास के पास थी, यानी साउथ इंडिया में थी। हमें ये नॉर्थ इंडिया में भी मिले हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद लोअर पैलेयोलिथिक यानी निम्न प्रापाषाण काल में एक टाइप का और उपकरण होता था जिसको हम लोग कहते थे क्लीवर या विदारणी, और ये अंग्रेज़ी का जो यू अक्षर होता है उसके जैसा होता था, उसके आकार का होता था। अब निम्न प्रापाषाण काल के जो औज़ार हैं वो ज़्यादातर क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों के बनाए जाते थे, लेकिन फिर भी हमें महाराष्ट्र के जो औज़ार हैं निम्न प्रापाषाण काल के वो बैसाल्ट से और कर्नाटक के होसंगी क्षेत्र में चूना पत्थर के मिलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसी पत्थरों की अवेलेबिलिटी थी उसी के हिसाब से ह्यूमंस ने अपने औजार बनाए। ऐसा नहीं था कि हर जगह ही क्वार्ट्ज़ाइट के बनाए। अगर महाराष्ट्र में बेसाल्ट मिल रहा है तो वो लोग वहाँ पे बेसाल्ट से बनाते थे। अब इस काल में जो मानव का जीवन था वो टोटली आखेटक और खाद्य संग्रह का था, यानी वो हंटिंग गैदरिंग करता था, पशुपालन करना वो नहीं जानता था, और सबसे इम्पोर्टेंट वो उसे अग्नि का यानी फायर का नॉलेज था। क्योंकि जाहिर सी बात है अग्नि या फायर जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो वो आग जंगल में कहीं ना कहीं तो लगती ही होगी। तो उसे अग्नि का तो ज्ञान था, नॉलेज था, बट वो कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको कंट्रोल करके उसको आप यूज़ करें, वो उससे परिचित नहीं था। ठीक है। देन अब इस काल में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सोहन घाटी मध्य प्रदेश की सोन नदी में की जो घाटी है वहाँ पे एक स्थल है सिंघावल। वो एक निम्न प्रापाषाण काल का स्थल है जहाँ से हमें एशुलियन परंपरा के हस्तकुठार क्लीवर यानी विदारणी मिले। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया पहले पहली वाली स्लाइड में। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड यानी मध्य प्रापाषाण काल। इसको हम लोग मिडल पैलेयोलिथिक एज भी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि मध्य प्रापाषाण के जो औजार हैं वो निम्न प्रापाषाण काल की तुलना में पतले और छोटे हैं, यानी उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर औजार बनाए जाते थे, बट अब उनका साइज़ छोटा हो गया है। और इन औजारों को बनाने के लिए महीन दानेदार पदार्थ जैसे एजेट, जैस्पर और चर्ट का यूज़ हो रहा है। ओके। देन इस काल के जो उपकरण हैं उनको हम लोग कहते हैं खुरचनी या स्क्रैपर, छेदनियाँ यानी बोरर, और हथियारों की नोक, मतलब जैसे कोई भी हथियार बना रहे तो उसकी नोक पत्थर की बनाते थे। ओके। देन अब इस काल के जो टूल्स हैं या उपकरण हैं उनको हम लोग लेवेलोसियन संस्कृति से जोड़ते हैं। अब लेवेलोसिया जो है वो फ्रांस की एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे पहली बार इस तरह के उपकरण मिले, इसीलिए उस इस तकनीक का नामकरण भी उसी पे कर दिया गया। देन अब इन्हें हम लोग फलक उद्योग भी यानी फलक संस्कृति या फ्लेक्स इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि लोअर पैलेयोलिथिक के टूल्स को हम लोगों ने कोर टूल्स कहा था, है ना। तो अब फलक उद्योग, तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फलक उद्योग का संबंध किस काल से है, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य पुरा पाषाण काल से। तो 1956 में HD सांकलिया द्वारा निवासा महाराष्ट्र में सबसे पहले पर्तीदार यानी फ्लेक्स टूल्स की पहचान की गई थी, इसलिए इसे उस टाइम पे उन्होंने निवासा कल्चर का भी नाम दिया था। अब इस काल में भी मानव जो था वो शिकारी ही था और भोजन संग्राहक था, बट वो केव्स में या गुफाओं में रहने लग गया था और अग्नि का उसने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, यानी मध्य पुरापाषाण काल में आकर उसने अग्नि पर का उपयोग करना जाना था। देन वो अंत्येष्टि का भी प्रचलन करता है, यानी अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका संस्कार करना, वो इसने मध्य पुरापाषाण काल में करना स्टार्ट किया था। देन अब हमारा तीसरा पीरियड है उत्तर पुरापाषाण काल यानी लेटर पैलेयोलिथिक एज। तो इस काल के जो औजार हैं वो अगेन परतदार औजार हैं और इसमें हम लोग देखते हैं तक्षणी यानी ब्यूरिन की प्रधानता रही है। अब इस काल में जो मानव था वो औजारों के लिए पत्थरों का जो चयन था वो अपनी पसंद से करने लगा था, मतलब उसे जो पत्थर पसंद आ रहा है उसी का वो यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी के कारण ही वो यूज़ कर रहा है। जैसे लाइक पहले तो क्या था, क्वार्ट्ज़ाइट था। अगर नॉर्थ इंडिया में क्वार्ट्ज़ाइट मिल रहा है तो क्वार्ट्ज़ाइट का बनाने के लिए ही उसके पास मतलब क्वार्ट्ज़ाइट ही उपलब्ध है, तो इसलिए वो क्वार्ट्ज़ाइट का ही यूज़ करता था। बट अब क्या कर रहा है, वो अपनी ज़रूरत का पत्थर ना मिलने
पर वह पत्थर बाहर से भी मंगाता है ना। इट मीन्स अब उनमें कुछ लेन देन शुरू हो गया है। इसके प्रमाण हमें बेलन घाटी से मिलते हैं। देन तक्षणिक एक छोटा सा मतलब औजार टाइप का होता था, तो उनको क्या करते थे वो अलग कई सारी तक्षणियों को लकड़ी के टुकड़े में फंसाकर वो दराती की तरह यूज़ करते थे, और ये बहुत ही हल्का होता था, और हल्का होने के कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था आसानी से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई एक दांत टूट गया तो उसकी जगह वो दूसरी दराती में दूसरा दांत लगा के उसको फिर से रिन्यू कर सकते थे। देन अब आंध्र प्रदेश में कर्नूल की मुछत्ता चिंतामणि गावी एक गुफा है, जहाँ पे हमें हड्डी की खुरचनियाँ और नुकीले औजार मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में आग के चूल्हे के प्रथम प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल की मुछत्ता चिंतामणि गावी से हमें चूल्हे के प्रथम प्रमाण मिल रहे हैं। देन पेशावर के पास एक संघावो स्थल है, जहाँ से हमें मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। देन राजस्थान में डिडवाना के सिंघी तालाब से भी उत्तर पुरापाषाणिक सामग्रियाँ मिली हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि महाराष्ट्र में एक स्थल है पटने, जो कि उत्तर पुरापाषाण कालीन स्तर से है। तो वहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल यानी उनके जो शेल्स थे उसके बने मनके मिले हैं। यानी मनके मतलब वो मोती जैसे होते हैं ना, माला में बीड्स, वो मिले हैं। तो यहाँ पे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो महाराष्ट्र के अंदर शुतुरमुर्ग के अंडे के बने जो खोल के मनके हैं वो कौन से काल से संबंधित है। तो उसका सही आंसर होगा उत्तर पुरापाषाण काल यानी लेटर पैलेयोलिथिक एज। देन मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बाघोर से उत्तर पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और एक ये भी फैक्ट है इम्पोर्टेंट, जिसको बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेलन घाटी में लोहंदा नाला एक जगह है जहाँ पे हमें हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, और उसका संबंध किससे है, ऑब्वियसली उत्तर पुरापाषाण कालीन स्तर से। देन मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ दो इम्पोर्टेंट स्थल हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें रॉक केव्स मिली हैं। रॉक केव्स का मतलब यहाँ पे लोग गुफाओं में रहते थे, यानी शैल आश्रय उनका था। और यहाँ से हमें निम्न पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक अवशेष मिले हैं, और यहीं से हमें शैलाश्रय चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स की शुरुआत भी देखने को मिलती है। तो अगर कोई पूछेगा कि इंडिया के अंदर रॉक पेंटिंग्स की शुरुआत कब हुई, तो वो उत्तर पुरापाषाण काल तक हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।